सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी की एक ऐसी लापरवाही जिसके इस किस्से को सुनने के बाद आप हैरान हो या यूं कहें कि परेशान हो तो इसमें कोई गलती नहीं है। अलीगढ़ के एक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जावेद खान ने अपनी मार्कशीट आगरा अंबेडकर विश्वविद्यालय से ली और उस पर बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की फोटो लगी हुई थी। इसे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सलमान खान की तस्वीर लगी यह मार्कशीट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खूब वायरल हो रही है और इस मार्कशीट में 35% अंक भी दिए गए हैं। खास बात यह है कि गड़बड़झाला कहां हुआ इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। न तो यूनिवर्सिटी को और न ही छात्र को इसकी कोई जानकारी है। सलमान खान को 35% नंबर मिले हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। रही बात करते हैं कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। मारे गए आतंकियों से जो असलहा बरामद हुआ है वो साफ बयां करते हैं कि इस हमले की तैयारी काफ़ी पहले से हो रही थी और किस इरादे से ये तमाम आतंकी आए थे। लेकिन साथ साथ ये भी साफ हो रहा है कि भारतीय सेना और सुरक्षा बल अब हर कीमत पर आतंकियों के नापाक कारनामों को बर्दाश्त न करने की ठान चुके हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों पर गर्व कीजिए। ये है सेना के वो बहादुर जिन्होंने हंदवाड़ा में देश के 3 दुश्मनों को कब्र में पहुंचा दिया। दरअसल सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि हंदवाड़ा के मगाम इलाके में 3 आतंकी छुपे हुए हैं। इंटेलिजेंस मिलते ही सेना और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हंदवाड़ा के मगाम की तरफ रवाना हो गई। मगाम के खार मोहल्ले में जवानों ने उस घर को घेर लिया जहां आतंकी छिपे हुए थे और कॉम्बिंग होते ही दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के दौरान तीनों आतंकी मारे गए और बाद में पता चला कि ये तीनों पाकिस्तानी आतंकी थे जो लश्कर से जुड़े हुए थे। इन आतंकियों का इरादा कत्लो गारत मचाने का था जो एनकाउंटर के बाद बरामद हुए हथियारों से साफ हो गया। AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर के साथ असॉल्ट राइफल और विस्फोटक ये सब इन आतंकियों से मिले। Identified Pakistani militants affiliated with Lashkar-e-Toiba were eliminated. 3 AKs with a whole lot of magazines and ammunition, grenades was recovered from the slain terrorists. During the course of encounter, 2 cowshares were damaged, and but the house of this individual Aziz Angar is safe. इससे पहले शनिवार को हाजिन में सुरक्षा बलों ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी जकीउर रहमान लखवी के भांजे समेत 6 आतंकियों को मार गिराया था जो इस साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर था। आतंकियों की सफाई के लिए चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान घाटी में अब तक 180 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं जिसमें कुछ वांटेड भी थे। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल ये मौका आतंकियों के लिए आखिरी मौका है जब वो सीमा लांघकर हिंदुस्तान में प्रवेश पा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बर्फबारी इतनी तेज हो जाती है कि फिर सीमा लांघकर आतंकी हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं पा पाते। और ये दरअसल दक्षिणी कश्मीर का ये पूरा इलाका है जहां केरन, कुपवाड़ा, गुरेज, हंदवाड़ा इन इलाकों में नियंत्रण रेखा लांघकर आतंकी हिंदुस्तान में घुसकर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद घाटी में घुसने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है जो अभी सैनिक कार्रवाई हुई है ये इसी कड़ी में है और इस कड़ी को तोड़ने की पूरी कोशिश भारतीय फौज कर रही है। कश्मीर में आतंक के दौर का अंत शुरू होता दिख रहा है, कम से कम सेना ऐसा मानती है। एक तरफ सेना देश के दुश्मनों को चुन चुन कर ढेर कर रही है तो दूसरी तरफ आम कश्मीरी भी अब आतंक से आज आ चुके हैं। आज एक और मां ने अपने बेटे से आतंक का रास्ता छोड़ने की अपील की है। इस मां ने अपने बेटे जिसका नाम है मोहम्मद इरफान जो कि सिर्फ 18 साल का है उसे अपने घर वापस बुलाने की पैरोकारी की है। इरफान अपना घर छोड़कर हिजबुल से हाथ मिलाने चला गया था और अब इरफान की मां ने वीडियो जारी कर गुहार लगाई है कि इरफान अपने घर वापस आ जाए।
शायद अपनी मां के आंखों से बहते आंसू को देखकर इरफान का दिल पिघल जाए और वो अनंतनाग में वापस अपनी मां के पास पहुंच जाए। कल भी शोपियां के एक परिवार ने आतंक के चंगुल में फंसे अपने बेटे को वापस लाने की अपील की थी। ये तमाम अपीलें अब जाहिर कर रही हैं कि कैसे अब पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। और आइए बात करते हैं पाकिस्तान सरकार की, जहां पाकिस्तान सरकार ने नोटबंदी लागू कर दी है, लेकिन ये नोटबंदी दरअसल पाकिस्तानी करेंसी के लिए नहीं है, बल्कि चीन की करेंसी युआन के लिए है। दरअसल पाकिस्तान में चीन के बढ़ते दखल के दौरान कुछ इलाकों में चीन की करेंसी का इस्तेमाल काफी धड़ल्ले से होने लगा और इसी पर लगाम कसने के लिए पाकिस्तान ने नोटबंदी लागू की है। यानी कि अब चीन और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ ठीक है, यह कहा नहीं जा सकता। युआन चीन की वो करेंसी जिसे एशिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में गिना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में सीपीईसी के जरिए जब चीन का दखल बढ़ा तो साथ ही युआन भी पाकिस्तान की सरजमी तक पहुंची और इसी युआन के कदम पाकिस्तान ने थाम दिए। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आई खबरों के मुताबिक ग्वादर में पाकिस्तानी नागरिक युआन को भी अमेरिकी डॉलर की तरह स्वीकार करने लगे थे। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर करेंसी की तरह चलता है, जिसे कहीं भी बदला जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने युआन के इस फ्री फ्लो पर पाबंदी लगाई है। खबरों के मुताबिक इस फैसले को लेकर चीन के अधिकारियों ने पाकिस्तान के सामने ऐतराज भी जाहिर किया, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने चीन के सामने शर्त रखी कि अगर चीन पाकिस्तानी रुपयों को अपने देश में इसी तरह इस्तेमाल होने देगा, तभी पाकिस्तान के अंदर युआन को चलाए जाने की इजाज़त मिलेगी। कुछ पाकिस्तानी हलकों में ये आशंका भी जताई गई कि सीपीईसी के बहाने चीन पाकिस्तान में अपना दखल बढ़ाता जा रहा है और इसी की एक कोशिश बिना इजाज़त युआन का इस्तेमाल था। टी न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान और चीन के बीच सीपीसी यानी कि वन बेल्ट वन रोड को लेकर तनातनी की खबरें अब धीरे धीरे आने लगी हैं। युआन तो एक बहाना है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बांध के प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच में ठन गई है। दरअसल चीन ने डेमार भाषा बांध के लिए पाकिस्तान को फंडिंग की पेशकश की थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसलिए वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने इस बांध को फंड देने से इनकार कर दिया था। चीन ने पैसा देने की बात भरी तो, लेकिन ब्याज की दर इतनी ऊंची रखी कि चीन के इस पहल को पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर पाया। इसके साथ साथ किसी भी चालू प्रोजेक्ट को गिरवी रखने की मांग भी चीन ने की थी। साथ ही चीन ने डेमार भाषा बांध का मालिकाना हक भी मांगा और इसकी वजह से पाकिस्तान का अधिकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कम होता दिखेगा और यही वजह है कि पाकिस्तान की राजनीति में अब इसका प्रभाव होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक ऐसे तानाशाह की बात करते हैं जो उत्तर कोरिया का तानाशाह तो जरूर है, लेकिन उसकी सनक को लेकर हमेशा खबरें बनती रहती हैं। चाहे वो मिसाइल की बात हो या फिर नए एटॉमिक हथियार के टेस्ट करने की बात, किम जोंग उन कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में ये खबर वाकई में चौंका तो नहीं सकती, लेकिन हाँ आपको सकते में जरूर डाल सकती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह को अब लग रहा है कि उत्तर कोरिया में अब आबादी लगातार बढ़ रही है, इसलिए उत्तर कोरिया के तानाशाह ने यह फरमान जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अब गाना नहीं सुनेगा, म्यूजिक बार में नहीं जाएगा और इसके साथ साथ रात को जल्दी सोया करेगा। अब जरा सोचिए, क्या इस तरह के प्रतिबंध के साथ कोई अपने देश को चला सकता है? उत्तर कोरिया चल सकता है। नॉर्थ कोरिया में ये सुरों की महफिल बीते दिनों की बातें रह जाएंगी। सिंगिंग प्रोग्राम या नाइट पार्टी करना हो जाएगा सबसे बड़ा जुर्म। जी हाँ, सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपनी आवाम पर इसी तरह का तालिबानी हंटर चलाया है। तानाशाह के नए फरमान के मुताबिक ग्रुप में डांस, गाना और शराब पार्टी पूरी तरह से बैन है। या यूं कहें तो नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई भी पार्टी या फिर ग्रुप में गाना गाते पकड़ा जाएगा तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। इस फरमान के लिए ढाल बनाया गया है बढ़ती आबादी को लेकर। साउथ कोरिया ने इसे आजादी और विचारों पर बड़ा प्रहार करार दिया है।
हालांकि आंकड़ों को देखें तो बीते 10 सालों में नॉर्थ कोरिया की आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। 2006 में नॉर्थ कोरिया की आबादी जहां 24.6 मिलियन थी, वहीं 2016 में ये आंकड़ा 25.37 मिलियन तक पहुंचा है। बावजूद इसके तानाशाह आबादी को ढाल बनाकर अवाम की आजादी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि आबादी को कंट्रोल करने के पीछे किम का मकसद खाने की कमी को रोकना है। उत्तर कोरिया का एक बड़ा इलाका ग्रामीण है और इन इलाकों में भुखमरी और कुपोषण फैला हुआ है। इसी को कम करने के लिए किम आबादी पर नकेल कसना चाहता है, लेकिन ये तानाशाह इतना बेरहम है कि इसके पास बम और मिसाइल खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी खिलाने की कुव्वत नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। आप अपने हाथ में फोन लेकर अब जरा तैनात हो जाइए, और वो इसलिए क्योंकि अगर आपके हाथ में कैमरा का फोन है, कैमरा वाला फोन है, और नितिन गडकरी जी अगर आप पर जरा से और मेहरबान हो गए तो जो भी गाड़ी पार्किंग के अलावा कहीं पर भी खड़ी है, यानी नो पार्किंग में जो भी गाड़ी खड़ी है, उसका फोटो खींचिए और NHI और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय तक उसे भेज दीजिए। इसके बाद आपको जो भी पार्किंग में गलत गाड़ी खड़ी है, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, उसके लिए जो भी जुर्माना है, मान लीजिए 500 रुपए है, तो उसका 10% यानी कि 50 रुपए आपको सरकार देगी। बस पता बताते रहिए नितिन गडकरी जी को कि नो पार्किंग में कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, और धीरे धीरे 50-50 रुपए या 100 रुपए आपके अकाउंट में आते रहेंगे। महीने का खर्च आसानी से निकल जाएगा। गडकरी का मंत्रालय जो नया प्लान तैयार कर रहा है, उसके मुताबिक अगर किसी नागरिक को गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी नजर आती है तो वो फोटो खींचकर सीधे संबंधित विभागों या अधिकारियों को भेज सकता है। संबंधित विभाग उस गाड़ी पर कार्रवाई करेगा और जो जुर्माना लगाया जाएगा उसका 10% जानकारी पहुंचाने वाले को दिया जाएगा। यानी अगर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है तो 50 रुपए फोटो भेजने वाले को मिलेंगे। नितिन गडकरी की कोशिश ये है कि जो गलत ढंग से गाड़ियों की पार्किंग होती है वो न हो, ताकि ट्रैफिक जाम ज़्यादा नहीं लगे। अमूमन ये देखा जाता है कि गाड़ियां गलत जगह पार्क होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक लंबा जाम हो जाता है। दिल्ली या किसी और बड़े शहर की सड़कों पर आम आदमी रोजाना इस दिक्कत से दो चार होता है। कई बार गलत तरीके से पार्किंग करने या फिर नो पार्किंग में गाड़ी लगाने की वजह से जाम भी लग जाता है। इन्हीं सब मुश्किलों का हल गडकरी चाहते हैं। नितिन गडकरी का यह भी कहना है कि वो जल्द ही इसे नियम बनाकर मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल करवाएंगे। सरकार की इस नई पहल का जनता भी इंतजार कर रही है। दिल्ली के ऐसे लोग जो खाली हैं या जिनकी इनकम ठीक नहीं है, कुछ पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। मैं तो बड़ा खुश हूँ। दूसरी बात है, इससे लोगों में ये जागृति फैलेगी कि एक दूसरे को मना भी करेंगे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये फाइन देना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल को या कोई मतलब पार्किंग को कोई गलत तरीके से उसको यूज कर रहा है, ये तो ऑटोमेटिक वो भी जानता है कि ये गलत है ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो कर रहा है ये सरकार की तरफ अगर कोई भी आया है गडकरी की तरफ से तो सही है। मैं तो इसको सही मानता हूँ कुछ हद तक। आमतौर पर जहाँ जहाँ पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, लेकिन आदत से मजबूर पब्लिक क्या करे, जहाँ जगह मिली बस लगा दी गाड़ी, बिना सोचे समझे कि दूसरों को क्या दिक्कत होगी। अब ऐसे में सरकार इनाम का ऐलान ना करे तो क्या करे। देखना यही है कि क्या वाकई जो नियम तोड़ते हैं, गलत पार्किंग करते हैं, क्या उनमें कमी आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, दिल्ली। ऐसा लगता है जैसे कि इन दिनों पूरे देश में फिल्मों पर विवाद और बहस ही साबित होती दिखाई दे रही है। पद्मावती को लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है तो गोवा फिल्म फेस्टिवल में 2 फिल्मों को रोकने पर आवाजें उठीं। लेकिन इसी गोवा फिल्म फेस्टिवल में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जहां मजाक में बड़ी संजीदा बातों को इशारों में पेश कर दिया गया। सरकार के नुमाइंदे मजाक में अपनी बात कह गए। ऐसे ही कुछ अभिनेता राजकुमार राव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच भी हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। कई बार सांकेतिक भाषा बहुत कुछ कह जाती है। गोवा में जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ था तो फेस्टिवल के ऊपर बहस के बादल मंडरा रहे थे। वजह थी अचानक 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग रोकना, जिनमें से एक को भावनाएं आहत करने की आशंका के चलते रोका गया था। माहौल संजीदा था और इसी संजीदा माहौल में फिल्म अभिनेता राजकुमार राव एक चुटकी ले गए।
फेस्टिवल में ईरान के मशहूर और विवादित फिल्मकार माजिद मजीदी मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी को राजकुमार राव ने स्मृति ईरानी से जोड़ दिया। राजकुमार ने कहा, हमारे बीच मौजूद माजिद मजीदी ईरानी है और हमारी केंद्रीय मंत्री भी, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा, ये घटना पूरे देश को पता चलनी चाहिए कि राजकुमार राव ने एक केंद्रीय मंत्री का मजाक उड़ाया और इससे पता चलता है कि हमारी सरकार कितनी सहनशील है। राजकुमार राव का मजाक था, तो मजाक में जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने भी अपनी सियासी बात कह दी। फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन जो शाहरुख खान ने कहा, उसके भी लोगों ने अलग अलग मायने निकाले। किंग खान ने कहा, संस्कृत में एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानना। मेरा मानना है कि चाहे आपकी भाषा कोई भी हो, चाहे किसी भी देश के हों, आपकी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन कहानी बताने और सुनने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो परिवार की भावना को बताता हो। परिवार की भावना हम सबको जोड़ती है, विवाद और बहस के हालात में रिश्तों को मजबूत करती है, ना कि हमें तोड़ती है। शाहरुख खान ने अपने एड्रेस में ये सब कहा, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि किंग खान ने बातों बातों में पद्मावती पर जारी बहस को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश के खांडवा में एक दुल्हन ने रीत रिवाज को उल्टा करते हुए एक नया काम कर दिया। पटीदार समाज की ये दुल्हन घोड़ी पर चढ़ी और घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर लड़के वालों के घर पहुंची। आमतौर पर लड़का घोड़ी पर चढ़ता है, बारात लेता है और अपनी पत्नी के घर तक पहुंचता है, लेकिन खांडवा में यह तस्वीर एक अलग अंदाज में ही है। बाराती बड़े नाचते झूमते पहुंचे, लेकिन दुल्हन के घर पर नहीं, दूल्हे के घर पर, और घोड़ी पर सवार थी दुल्हन। काश हिंदुस्तान में ये तस्वीरें जरा आम हो जाएं। कम से कम इतना तो होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर ये कहना नहीं पड़ेगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि फिर बेटियां गर्व का मौका होंगी।